हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज फन। माय नेम इज सीमा अग्रवाल। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, न्यूट्रिशन। इसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन हम पढ़ेंगे और हम डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। देखो, आपको अगर आइडेंटिफाई करना है कोई भी चीज लिविंग है कि नॉन लिविंग है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो? आप देखते हो कि उसकी सांसें चल रही हैं कि नहीं चल रही है, मतलब रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या वो मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या वो खाना खा रहा है या नहीं खा रहा है। तो ये कुछ चीजें होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी चीज है वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है। तो लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? लाइफ प्रोसेसेस वो बेसिक फंक्शंस होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं ताकि वो सरवाइव कर सके, कि हेल्थ को वो मेंटेन कर सके, है ना। सरवाइव के करने के लिए और अपनी बॉडी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए लिविंग बीइंग्स जो जो चीजें करते हैं, जो जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, तुम्हारा डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, तो ये सारे के सारे जो प्रोसेस होते हैं वो लाइफ प्रोसेसेस कहलाते हैं। ठीक है, इन्हीं लाइफ प्रोसेसेस को देख के हमको पता चलता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग बोलेंगे या नॉन लिविंग बोलेंगे। हो सकता है कि वो प्रोसेस आपको देखने में विजिबल हो और हो सकता है ना भी विजिबल हो, लेकिन अगर उसको जीवित रहने के लिए, उसको अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए अगर वो चीज करना जरूरी है, जिसकी वजह से उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही है, वो डेवलप हो रहा है, चाहे कि इंटरनली या एक्सटर्नली, तो फिर वो लाइफ प्रोसेसेस के अंदर आएगा और वो ऑर्गेनिज्म लिविंग कहलाएगा, राइट। तब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं। Life processes are the basic functions that living organisms perform to maintain their survival and body health. तो लाइफ प्रोसेसेस वो बेसिक फंक्शंस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं ताकि वो सरवाइव कर सके और अपनी बॉडी की हेल्थ को मेंटेन कर सके। The maintenance of living organisms is essential even if they are moving, resting or even sleeping. बहुत सारे प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं जो चलते रहते हैं, भले ही हम मूव कर रहे हो या रेस्ट कर रहे हो या स्लीप क्यों ना कर रहे हैं, हम सो भी रहे होते हैं ना, तो भी हमारी बॉडी ना कुछ काम कर रही होती है। जैसे रात में जब हम सोते हैं तो आपका डाइजेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, आपका बॉडी में जो वियर एंड टियर हुआ है उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस चलता ही रहता है, हमारा ब्रीदिंग चलता ही रहता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता ही रहता है, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं या ऑक्सीजन है या आपके और अदर प्रोडक्ट्स हैं वो ऑल ओवर द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भले मूव कर रहे हो या रेस्ट कर रहे हो या स्लीप कर रहे हो, तो उनका जो मेंटेनेंस प्रोसेस है ये लगातार चलता रहता है, जिसकी वजह से उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है और वो एक हेल्दी बीइंग की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस में मेन फंक्शंस क्या आते हैं, मेन लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं जिसके बिना तो जीवन हो ही नहीं सकता। यह है न्यूट्रिशन, यानी कि जो हम फूड खाते हैं, फिर फूड को डाइजेस्ट करते हैं, फिर वो एब्जॉर्ब होता है, फिर एसिमुलेट होता है, फिर एनर्जी रिलीज होती है, और इसके बाद फिर हम जो वेरियस एक्टिविटीज पूरे दिन भर की करते हैं वो उसमें आ गया। तो लाइफ प्रोसेसेस का फर्स्ट एग्जाम्पल क्या हो गया? न्यूट्रिशन, फिर रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। तो ये जितने भी प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होते रहते हैं ये सब लाइफ प्रोसेसेस के अंतर्गत आते हैं, और इसी की वजह से जो ऑर्गेनिज्म होता है वो सरवाइव कर पाता है और अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पाता है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, आपको पता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर देते हैं। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और दूसरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने हैं। यूनि मतलब होता है सिंगल, सेलुलर मतलब सेल। जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ सिंगल सेल से बने हुए हैं उसके अंदर भी ये सारे प्रोसेस होते हैं, लेकिन वो प्रोसेस क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से होते हैं, इसलिए वो पूरे सिंगल सेल में परफॉर्म हो जाते हैं। इसके लिए अलग से उनके पास ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है, एक ही सेल है, उसी में न्यूट्रिशन भी आ जाएगा, रेस्पिरेशन भी हो जाएगा, सर्कुलेशन भी हो जाएगा, एक्सक्रीशन भी हो जाएगा। ठीक है, तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल दिस प्रोसेसेस आर कैरिड आउट बाय अ सिंगल सेल। लेकिन मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत सारे सेल से बनते हैं, उनके पास टिश्यू होता है, ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं, उनके पास वेल डेवलप्ड सिस्टम्स होते हैं जो कि फिर अलग अलग परफॉर्म
अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करता है। जैसे उनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम अलग से होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग से होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम अलग से होता है ना? उसी तरह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग से होता है। तो ये सारे लाइफ प्रोसेसेस फिर वो अलग अलग सिस्टम कैरी आउट करते हैं। तो कहने की बात ये है कि ऑर्गेनिज्म आपका अगर यूनिसेलुलर है तो भी लाइफ प्रोसेसेस होंगे, भले ही वो एक ही सेल के अंदर सब सारा काम हो जाए। और अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं तो भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं ये सारे। और ये इनके लिए उनकी बॉडी में अलग-अलग सिस्टम बना रहता है जो कि इन लाइफ प्रोसेसेस को कंप्लीट करता है। और ये लाइफ प्रोसेसेस का करना बहुत ज़रूरी है ताकि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव कर सके और अपनी बॉडी की हेल्थ को मेंटेन कर सके, राइट? तो इसको लाइफ प्रोसेसेस हम कहते हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस आपको रिलेटेड रहता है आपकी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट से। आपने जो खाना खाया है वो डाइजेस्ट हुआ कि नहीं, रेस्पिरेशन, क्योंकि आपने जो आपका फूड डाइजेस्ट हुआ है, एब्जॉर्ब हुआ है। अब रेस्पिरेशन में जब आप जो ऑक्सीजन लेते हैं वो इस एब्जॉर्ब फूड को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी रिलीज करती है, जिससे आप दिन भर के अपने काम कर पाते हो। ठीक है, और आप आपकी बॉडी भी इस एनर्जी को यूटिलाइज करती है आपकी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, और बॉडी के अंदर जो भी वियर एंड टियर हो रहा है उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए। उसी तरीके से सर्कुलेशन भी एक प्रकार का लाइफ प्रोसेस है, कि आपको पता है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसका काम होता है कि वो सर्कुलेटरी मीडियम के मदद से सारे न्यूट्रिएंट्स बॉडी के हर एक टिश्यू, हर एक सेल्स तक पहुंचाएं और वेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट करके उनको एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुंचाएं। और फिर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस है वो एक्सक्रीशन, यानी कि रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, है ना? हमारे जो इतने सारे जो प्रोसेस होते हैं तो उसमें बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, जिनका शरीर से बाहर निकलना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर ये टॉक्सिन्स, ये पॉइजन्स अगर बॉडी के अंदर अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो ये जानलेवा हो जाते हैं। तो एक अलग सा सिस्टम होता है बॉडी में जिसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, जिसका मेन फंक्शन होता है इन टॉक्सिन्स को, इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालना। ठीक है, तो इस जो ये वाला जो चैप्टर है आपका साइंस एनसीईआरटी में, इसमें आपके यही सारे प्रोसेसेस को एक एक पार्ट में इन्होंने डिस्कस किया है। तो आज हमने फर्स्ट पार्ट इसका उठाया है और आज के हम इस टॉपिक में न्यूट्रिशन को डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार न्यूट्रिशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, प्लांट में किस तरह से न्यूट्रिशन लेते हैं हम, एनिमल्स में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। स्पेशली हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। ये वाला जो फिगर है मैंने नेट से लिया है, उसमें दिखाया है मेन आपका लाइफ प्रोसेसेस कौन से हैं, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। इन्हीं को वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? अच्छा, ना सबसे बात है, अगर हम न्यूट्रिशन को डिस्कस करने वाले हैं तो हमको न्यूट्रिशन आखिर किससे मिलता है? हम न्यूट्रिशन मिलता है खाना से, है ना? भोजन करते हैं, जो फूड हम खाते हैं वही हमको न्यूट्रिशन देता है, ठीक है? वॉकिंग और साइक्लिंग कंज्यूम्स एनर्जी एंड इवन एट रेस्ट आवर बॉडीज रिक्वायर एनर्जी टू मेंटेन फंक्शन। कोई भी काम कर रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, आप साइकिल कर रहे हो, यहाँ तक कि आप रेस्ट कर रहे हो, तो भी आपको एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस चलते रहते हैं जिसको करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। और ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये एनर्जी हमको मिलती है जो खाना हम लोग खाते हैं, जो फूड जो हम कंज्यूम करते हैं, वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी कंज्यूम, राइट? So food क्या है? Food is a basic necessity of life that provides us with the nutrients and energy we need to function, grow and be healthy. तो food life की वो basic necessity है जिसकी वजह से हमको nutrients मिलते हैं, और ये न्यूट्रिएंट से हम एनर्जी रिलीज करते हैं और जिसकी वजह से हमारी बॉडी अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म कर पाती है, हमारी बॉडी ग्रो करती है और हमारी बॉडी हेल्दी रहती है, यानी कि डिजीज फ्री रहती है। तो आपको न्यूट्रिएंट्स ही आपको आपके फूड से मिलते हैं। तो हम हेल्दी फूड खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स लेते हैं, और इससे हमको जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए होता है हमारी बॉडी उसमें से निकालती है, और फिर उससे अपना एनर्जी रिलीज होती है और जितने भी फंक्शंस बॉडी को परफॉर्म करने होते हैं वो करते हैं, और बॉडी ग्रो करती है और हेल्दी रहती है, डिजीज फ्री रहती है, ठीक है? तो जैसे कि हमने नटशेल में बोला कि वी नीड फूड फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड टू प्रोड्यूस एसेंशियल सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन्स, क्योंकि आपको पता है ना प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग होते हैं। हमारी बॉडी के इतना सारा काम बॉडी करती रहती है तो बहुत सारा वियर एंड टेयर होता है। जैसे आपके सपोज को हेयर फॉल हो रहा है या आपको कट लग गया तो आपकी स्किन में कट आ गया, है ना? तो ये सब चीजों का जो वियर एंड टेयर को मेंटेन करने के लिए प्रोटीन चाहिए पड़ता है। और प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? आपको खाने से ही तो मिलेगा। तो जो फूड रहते हैं, फूड में ही न्यूट्रिशन होता है, और इस न्यूट्रिशन से हमको जितने भी जो भी एसेंशियल सब्सटेंस हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं वो मिल जाते हैं, और इस तरीके से हमारी बॉडी
नॉर्मली फंक्शन कर पाती है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या होती है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग, एब्सॉर्बिंग एंड यूजिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड टू सपोर्ट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड लाइफ मेंटेनेंस। बहुत अच्छी डेफिनेशन है न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसपे हम खाने को कंज्यूम करते हैं, यानी कि खाने को खाते हैं, फिर खाना डाइजेस्ट होता है और फिर वो हमारी ब्लड में एब्सॉर्ब होता है, और ब्लड में एब्सॉर्ब होके वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, और उससे न्यूट्रिएंट्स की यूटिलाइज अलग अलग सेल इस एब्जॉर्ब फूड से न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, और वो हेल्प करता है बॉडी की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में और लाइफ को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो न्यूट्रिशन में कंप्लीट सारे स्टेप्स आ गए, खाना खाने से लेकर आपका उस न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करना ताकि आपकी बॉडी की ग्रोथ हो सके, डेवलपमेंट हो सके और लाइफ मेंटेन हो सके, वो पूरा प्रोसेस आपका न्यूट्रिशन में आ गया, है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमेशा हमको वो खाना खाना चाहिए जिसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू ज्यादा हो, जिससे हमको ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन मिले, ताकि हमारी बॉडी को हेल्प मिले, वो सारे एसेंशियल एलिमेंट्स उसके पास पहुंच जाएं जिसके लिए जिसकी जरूरत है एक हेल्दी बॉडी के लिए। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग, एब्सॉर्बिंग एंड यूजिंग न्यूट्रिएंट्स फूड टू सपोर्ट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड लाइफ मेंटेनेंस। तो आप देख रहे हो इस पिक्चर में कि हर प्रकार का फूड है, आपके ग्रेन्स भी रखे हैं, आपके फ्रूट्स भी रखे हैं, वेजिटेबल्स भी रखे हैं, है ना, और आपका मिनरल्स, विटामिन वगैरह भी जो आपको मिलते हैं वेजिटेबल्स वगैरह से, वो सब भी रखें, और ऑयल, घी वगैरह सब की मात्रा हमको एक प्रॉपर उसमें चाहिए, बताइए कि एक वेल बैलेंस डाइट चाहिए होती है ऑर्गेनिज्म को, ताकि वो इससे जरूरी न्यूट्रिएंट्स निकाल सके, ताकि बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके और एक अच्छी हेल्दी बॉडी बन सके। ठीक है, it is a critical part of health and development and can help people live longer and lower the risk of disease. Obviously, आपका अच्छी न्यूट्रिशन लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये आपकी हेल्थ और आपकी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। इससे आप ज्यादा लंबे समय तक जी सकते हैं बिना किसी डिजीज की रिस्क के, है। आप जितनी अच्छी हेल्दी डाइट आप लेते हैं, जितना अच्छा हेल्दी खाना आप खाते हैं, आपकी उतनी अच्छी हेल्थ रहती है, आपको कम बीमारियां लगती है, आपका जीवन लंबा होता है, और आप डिजीज फ्री हम जीवन जी सकते हैं। तो हम सिर्फ अपने न्यूट्रिशन पे अगर ध्यान देते हैं कि हम क्या चीज खा रहे हैं, किस तरीके से खा रहे हैं, किस टाइम पे कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम काफी हद तक अपने आप को, अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं, डिजीज फ्री रख सकते हैं। तो न्यूट्रिशन का ये महत्व है। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? लिविंग थिंग्स को फूड कैसे मिलता है? आपको पता है कि दो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे आप इस डायग्राम में भी देख रहे हो कि ब्रॉडली न्यूट्रिशन को दो मोड्स में डिवाइड किया, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और फिर हीटरोट्रॉफिक को हमने तीन में, सेप्रोफाइट्स, पैरासिटिक और होलोजोइक में हमने इसको क्लासिफाई किया है। तो अब हम आने वाली स्लाइड्स में यही देखने वाले हैं कि ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक क्या होता है, फिर बाकी इसके जो सब क्लासिफिकेशन है वो क्या होता है। All organisms require energy and materials, but they do so in different ways. हर प्रकार का ऑर्गेनिज्म, आपका यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, प्लांट हो या एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, हर ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए, और वो इस एनर्जी को लेने के लिए अलग अलग प्रकार से मटेरियल्स को कंज्यूम करते हैं। तो उसके हिसाब से जो न्यूट्रिशन होता है उसको दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Autotrophs कौन होते हैं? Autotrophs such as green plants and some bacteria obtain simple food from inorganic sources like carbon dioxide and water. जैसे हम हरे पौधों की बात करें और कुछ बैक्टीरिया की बात करें, उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना जो फूड लेते हैं वो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ही वो अपना फूड खुद बना लेते हैं। तो अपना खाना स्वयं बनाने का जो पावर होती है वो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया के अंदर ही होती है, इसलिए इनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का की सहायता से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ये अपना फूड बना लेते हैं, यानी कि ग्लूकोज और एनर्जी रिलीज कर देते हैं, और इस प्रोसेस में बाय प्रोडक्ट आपका क्या बनता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, जो कि फिर रेस्पिरेशन में हेल्प होती है। ठीक है, सेकेंड जो पार्ट होता है न्यूट्रिशन, सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो होता है हीटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या हीटोट्रॉप्स। हीटोट्रॉप्स के अंदर सारे एनिमल्स आ जाते हैं, फंगाई आते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग भी हीटोट्रॉप्स कहलाते हैं। जो रोटी चावल हम जो बना रहे हैं उसको खाना बनाना नहीं कहते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को आप ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हो और ऑक्सीजन रिलीज कर सकते हो, तो फिर उसको एक्चुअल में बोलते हैं कि यू कैन प्रिपेयर योर ओन फूड। तो ये जो
कैपेबिलिटी होती है सिर्फ ग्रीन प्लांट्स के अंदर होती है। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया ही कर पाते हैं। इसलिए ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया को ही हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। बाकी सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स हुए, फंगाई हुए, ह्यूमन बीइंग्स हुए, ये सारे के सारे हीटोट्रॉप्स होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ले खाते हैं, इसको ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर फॉर्म्स में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। फिर ये जो हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है ये बॉडी एब्जॉर्ब करती है, इसको एसिमिलेट करती है, इससे एनर्जी रिलीज करती है और फिर हम अपने डिफरेंट वर्क को परफॉर्म करते हैं। ऑलराइट, तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ब्रॉडली उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स में आ जाएंगे आपके ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया हु कैन मेक देयर ओन फूड। और नेक्स्ट कैटेगरी होगी हीटोट्रॉप्स। हीटोट्रॉप्स अपने न्यूट्रिशन के लिए ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, राइट। वो डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से खाना नहीं बना सकते हैं, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस खाते हैं जिसको वो ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल सब्सटेंस में बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, और फिर वो उस फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, एसिमिलेट करते हैं और एनर्जी रिलीज करके फिर अपना काम करते हैं। Thus, heterotrophs depend directly or indirectly on autotrophs for their survival. तो हम कह सकते हैं जितने भी heterotrophs होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स पे ही डिपेंड करते हैं अपने जीवन जीवित रहने के लिए, है ना, क्योंकि इनके पास वो शक्ति नहीं होती है कि ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से खाना बना सके। ये पावर सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया के पास है, राइट। अब इससे हम अच्छे से डेफिनेशन देखते हैं। So the whole process by which an organism obtain its food, तो प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे आता है और एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे आता है, तो न्यूट्रिशन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जितने भी प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, कैन मेक देयर ओन फूड। जितने भी एनिमल्स होते हैं वो हीटोट्रॉप्स होते हैं बिकॉज वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं या अदर एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड। जैसे आपको पता है जैसे हर्बीवोर्स होते हैं, जो हर्बीवोर्स होते हैं वो डायरेक्टली प्लांट खाते हैं, जैसे तुम्हारी बकरी हुई वो सीधे घास खाई, ठीक है ना। फिर आए कार्निवोर्स, कार्निवोर डायरेक्टली प्लांट नहीं खाते हैं लेकिन वो हर्बीवोर्स को खाते हैं, यानी कि वो ग्रास ईटिंग जो एनिमल है जैसे कि बकरी उसको खा जाएगा तो उससे उसका पेट भर जाएगा, तो इस तरीके से वो इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड हुआ, राइट। और फिर तुम्हारा एक होते हैं ओमनिवोर्स जो कि तुम्हारे प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं और वो अपने आप को जिंदा रखते हैं, राइट। तो हम ये कहते हैं जो हीटोट्रॉफ्स होते हैं वो प्लांट्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, जबकि जो ऑटोट्रॉफ्स यानी जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और डिफरेंस देखें हम ऑटोट्रॉफिक और हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। Autotrophic nutrition, kind of nutrition in which inorganic materials like carbon dioxide, water, etc. are utilized to prepare organic food by the process of photosynthesis. Example green plants. जैसे मैंने बताया autotrophic वो autotrophic form of nutrition वो प्रकार का nutrition है जिसमें green plants carbon dioxide और water का utilize करके in the presence of sunlight and chlorophyll अपना खाना खुद बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और ग्रीन प्लांट्स में ही फोटोसिंथेसिस होता है क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है जो कि जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या हुआ? Kind of nutrition in which organisms do not possess the ability to synthesize their own food. Heterotrophic nutrition वो प्रकार का है न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिज्म के पास ये एबिलिटी नहीं होती कि वो अपना खाना खुद बना सके। They depend on autotrophs for their food supply directly or indirectly. वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करते हैं अपनी फूड सप्लाई के लिए, जैसे कि एनिमल्स हुए या फंगाई हुए, ठीक है। तो ये एनिमल्स और फंगाई क्या होते हैं? दूसरे प्लांट्स को खा के या दूसरे एनिमल्स को खा के जो प्लांट खाते हैं अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म मीट their कार्बन एंड एनर्जी नीड्स थ्रू फोटोसिंथेसिस। जैसे मैंने बताया फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये अपना खाना बनाते हैं। इन दिस प्रोसेस दे एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कन्वर्टिंग देम इनटू कार्बोहाइड्रेट्स विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। पता है हमने छोटे में भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से एब्सॉर्ब करते हैं, रूट्स वाटर को एब्सॉर्ब करती है सॉइल से, फिर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, मतलब दिन में ही फोटोसिंथेसिस होता है क्योंकि दिन में ही सनलाइट निकलती है और जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनके पास क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है। तो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्लांट इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट में और आपके बाय प्रोडक्ट बनता है ऑक्सीजन। और इस कार्बोहाइड्रेट को जब ऑक्सीडाइज करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है जिससे वो प्लांट अपना सारा काम करता है।
These carbohydrates provide energy for the plant, and any unused carbohydrates are stored as starch for later use. ये याद रखना, प्लांट्स में जितने कार्बोहाइड्रेट जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उतना कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज करके एनर्जी रिलीज कर लेता है प्लांट, और प्लांट अपनी ग्रोथ और रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए वो एनर्जी को यूटिलाइज कर देता है। अगर सपोज करो उसके पास कुछ एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट बन जाता है जिसकी जरूरत उसको उस वक्त नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो प्लांट्स एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, और हम एनिमल्स के केस में क्या होता है, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट फैट के रूप में स्टोर हो जाता है, ठीक है, और प्लांट्स में स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है। दिस इज सिमिलर टू हाउ ह्यूमन स्टोर एनर्जी फ्रॉम फूड एज ग्लाइकोजन। जैसे कि हमें पता है कि ह्यूमंस में भी जो फूड से जो एनर्जी होती है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाती है अगर एक्स्ट्रा बन गया, और फिर ये ग्लाइकोजन आपका फैट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन दी गई है फोटोसिंथेसिस की, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर से रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, तो एक मॉलिक्यूल बनता है ग्लूकोज का। बाई प्रोडक्ट होता है 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के और 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के। तो ये कंप्लीट आपकी इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। तो आप पूछेंगे, इसको बहुत तरीके से पूछ सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस किसकी प्रेजेंस में होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में हो। फिर ये भी पूछ सकते हैं कि रॉ मटेरियल क्या है फोटोसिंथेसिस का, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। प्रोडक्ट्स क्या है या बाय प्रोडक्ट क्या है, तो बाय प्रोडक्ट अगर वो बोलेंगे तो ऑक्सीजन है और वाटर है, और प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, है ना। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो क्लोरोफिल होता है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, फिर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, फिर केमिकल एनर्जी की मदद से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं प्लांट के पास, जो रूट्स ने वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब किया है वो स्प्लिट हो जाएगा और वाटर तुम्हारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो रिड्यूस हो जाता है इस हाइड्रोजन की मदद से। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो उसने स्टोमेटा के थ्रू प्लांट के अंदर एंटर हुई है, वो कार्बन डाइऑक्साइड इस हाइड्रोजन की मदद से क्या हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस हो जाती है। आपको पता है ना कि प्लांट में छोटे छोटे टाइनी प्लांट की जो लीव्स होती हैं, ग्रीन लीव्स होती है या यंग स्टेम्स भी होती हैं, उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको स्टोमेटा कहते हैं। जो ये स्टोमेटा होते हैं, ये स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जिससे आपकी जो गैसेस का आदान प्रदान होता है, मतलब ऑक्सीजन को अंदर बाहर जाना है तो वो स्टोमेटा के थ्रू जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर बाहर जाना है तो वो भी वो स्टोमेटा के थ्रू ही जाती है। तो जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो ये स्टोमेटा जो होते हैं, मतलब स्टोमेटा होता क्या हुआ, ओपनिंग जो होती है, इससे तुम्हारी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो प्लांट के अंदर आ जाती है। रूट्स ने वाटर को ऑब्जॉर्व किया, तो जब लाइट एनर्जी तुम्हारी एब्जॉर्ब की क्लोरोफिल ने, ये लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में तुम्हारी कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर इस केमिकल एनर्जी की मदद से तुम्हारा जो वाटर मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये वाली जो हाइड्रोजन बनी, इसका यूटिलाइजेशन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में कार्बोहाइड्रेट में, तो इस तरीके से आपको कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, ठीक है। इसका डिटेल प्रोसेस तो आप लोग 12th क्लास में पढ़ोगे, बस अब आपको ये याद रखना है कि इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll forms carbohydrate, water and oxygen. Okay, these steps do not occur consecutively. सारे स्टेप ना एक के बाद एक हो, ये जरूरी नहीं है। बहुत से प्लांट्स में इसी तरीके से होता है कि पहले लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, फिर लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में एब्जॉर्ब हुई, नीचे से पानी आपका एब्जॉर्ब होकर आ गया रूट से, फिर वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया, फिर आपके हाइड्रोजन का इस्तेमाल हुआ कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारे प्लांट्स में स्टेप बाय स्टेप नहीं होता है, कोई चीज कभी हो जाती है, कुछ चीज कभी हो जाती है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस डेजर्ट प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, रात में उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके रख ली है डेजर्ट के प्लांट्स ने, और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेते हैं रात भर के लिए, फिर दैट इज प्रोसेस्ड बाय द एनर्जी कलेक्टेड बाय क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। फिर दिन में जब क्लोरोफिल के पास लाइट एनर्जी आई, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, फिर इस केमिकल एनर्जी की मदद से जो इंटरमीडिएट जो कंपाउंड बीच में बन जाता है, इसको ये तोड़कर आपका कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं, वाटर बना लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं। मतलब इस वाले केस में स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक नहीं हुआ, रात में कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, उसको स्टोर करके रख लिया इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में, और फिर जब सुबह हुई और सनलाइट आई तो फिर सनलाइट की वो एनर्जी से उसको फूड में कन्वर्ट कर दिया। राइट नाउ कंपोनेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस,
When you examine a leaf cross section under a microscope, you will see green dots in some cells, है ना? जब तुम इस लीफ को माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो तुमको छोटे छोटे कुछ वो सेल्स दिखेंगे, ठीक है? These are chloroplasts which contain chlorophyll. तो एक्चुअली जो सेल है ये क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है और इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। तो अगर वो पूछे कि क्लोरोफिल कहाँ होता है, तो क्लोरोफिल तो पिगमेंट है और जिन सेल्स के अंदर ये पिगमेंट होता है उन सेल्स को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, इसलिए ये ग्रीन कलर के लगते हैं। लेट्स परफॉर्म द एक्टिविटी टू शो दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि क्लोरोफिल जरूरी है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। अगर जो प्लांट में क्लोरोफिल नहीं होता है उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है। हम इस एक्टिविटी से ये प्रूव करने वाले हैं। तो इन्होंने कहा कि एक आप पत्ती लीजिए और ये आपकी वेरीगेटेड लीफ है। वेरीगेटेड लीफ यानी कि जिसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, जैसे क्रोटन का पत्ता हुआ है ना, जिसमें तुम्हारे बहुत सारे कलर्स होते हैं लीफ में, है ना, कलरफुल लीव्स होती है ना। इसी तरीके से मनी प्लांट का पत्ता हुआ जिसमें बहुत सारे कलर्स है, आपने वो वाली एक पत्ती ले ली क्योंकि उसको ऐसे को स्टडी करना आसान होता है। क्या हम करेंगे, टेक अ पॉटेड प्लांट विद वेरीगेटेड लीव्स, फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट और क्रोटोन्स। आप एक पॉटेड, एक गमले में लगा हुआ पौधा लो जिसकी जो लीव्स हो उसमें बहुत सारे कलर्स हो, वेरीगेटेड लीव्स हो, यानी क्रोटन का प्लांट ले लो या मनी प्लांट ले लो आप। कीप द प्लांट इन अ डार्क रूम फॉर 3 days so that all the starch gets used up। इस प्लांट को अंधेरे कमरे में 3 दिन के लिए रख दो ताकि जितना भी इसके अंदर जो फूड स्टार्च के रूप में स्टोर है वो पूरा 3 दिन के अंदर पूरा यूटिलाइज हो जाए और इसके अंदर से स्टार्च बिल्कुल खत्म हो जाए, है ना। तभी तो आप कुछ चीज को आप प्रूफ कर पाओगे जब इसका अंदर से पहले से जो स्टोर्ड फूड है उसको हम पूरा खत्म कर देंगे। तो प्लांट को हमने 3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख दिया ताकि जितना भी इसके पास स्टार्च है वो प्लांट यूटिलाइज कर ले। कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 hours। इस पौधे को बाहर निकाल के रख दो 6 घंटे के लिए धूप में। प्लक अ लीफ फ्रॉम द प्लांट। एक लीफ को तोड़ो इस पौधे से। मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस देम ऑन अ शीट ऑफ पेपर। एक पेपर पे तुम इस पत्ती का पूरा शेप ड्रॉ कर लो और जहां जहां ग्रीन एरिया है वहां पर ऐसे मार्क कर दो कि ये हरा हरा, यहाँ यहाँ से हरी हरी है, क्योंकि क्रोटन का पत्ता है ना या मनी प्लांट का पत्ता है, वो कहीं हरा कहीं व्हाइट कहीं येलो होता है ना। तो आपने जहां जहां वो हरा दिख रहा है वहां वहां वो आप मार्किंग आप शीट ऑफ पेपर में कर लो। नाउ अब इस पत्ते को आप डिप करो बॉइलिंग वाटर में कुछ मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए इसको खौलते हुए पानी में डाल दो। इसके बाद आफ्टर दिस इमर्स इट इन अ बीकर ऑफ कंटेनिंग अल्कोहल। इसके बाद आप क्या करो, उसको बीकर में डाल दो जिसमें अल्कोहल भरा है। यानी कि पहले आप इस पत्ते को पानी में उबालो अच्छे से कुछ मिनटों के लिए, फिर इस पत्ते को उसमें से निकालो बॉइलिंग वाटर से। अब इसको अल्कोहल वाले बीकर में डाल दो। केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन अ वाटर बाथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉइल। अल्कोहल में डालने के बाद इस पत्ते को गर्म करो तो अल्कोहल उबलने न लगे, बॉइल करने लगे। What happens to the color of the leaf? जब आप अल्कोहल में इस पत्ते को उबाल दोगे तो तुम्हारी जो पत्ती है वो हरे से बिल्कुल कलरलेस हो जाएगी और आपका व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, और अल्कोहल का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वो ग्रीन हो जाएगा। ठीक है। डिप द लीफ इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब इस पत्ते को जो कलरलेस हो गई है, अब इस लीफ के पत्ते को आप आयोडीन के सॉल्यूशन में कुछ मिनटों के लिए रख दो। टेक आउट द लीफ एंड रिंस ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन। अब इस पत्ती को बाहर निकालो और अच्छे से पानी से धो लो ताकि जितना भी आयोडीन सॉल्यूशन लगा है वो पूरा निकल जाए। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ एंड कंपेयर दिस विद द ट्रेसिंग ऑफ द लीफ डन इन द बिगिनिंग। इस पत्ते को देखो और इसको ओरिजिनल जो तुमने पत्ता ट्रेस किया था जहाँ जहाँ हरा था आप उससे कंपेयर करो। आप क्या देखोगे कि जहां जहां आपका पत्ता हरा था वहां वहां जो आपका पत्ता है वो क्या हो गया है, ब्लूइश ब्लैक हो गया है और बाकी सारी जगह ये येलो है या व्हाइट सा है। What can you conclude about the presence of starch in various areas of the leaf? तो इससे ये पता चलता है हमको कि जहां जहां हमारी पत्ती हरी थी वहीं वहीं स्टार्च था। क्यों? क्योंकि आयोडीन और स्टार्च जब मिलते हैं तो ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है, राइट। तो इसलिए ये पता चल गया कि जहां क्लोरोफिल होता है वही फोटोसिंथेसिस होता है, जहां फोटोसिंथेसिस होगा वही कार्बोहाइड्रेट बनेगा और वो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में कन्वर्ट होगा, तभी वो आयोडीन सॉल्यूशन में ये ब्लू ब्लैक टेस्ट दे पाएगा। जहां स्टार्च बना ही नहीं वहां पे ब्लू ब्लैक टेस्ट आएगा ही नहीं। तो जो ये ब्लू ब्लैक टेस्ट है ना, ये शॉर्ट टेस्ट होता है ये बताने के लिए कि आपका स्टार्च प्रेजेंट है, राइट। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो जाता है कि क्लोरोफिल जरूरी होता है स्टार्च बनने के लिए। जहां क्लोरोफिल नहीं है वहां पर स्टार्च नहीं बनेगा, ठीक है, यानी कि वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, राइट।
तो हमने देखा, तो लीफ हैज बिकम कलरलेस, जब तुमने अल्कोहल के उसमें डाला था तो लीफ तुम्हारी कलरलेस हो गई थी, क्योंकि क्लोरोफिल तुम्हारा अल्कोहल में डिसॉल्व हो गया था, और तुम्हारा अल्कोहल जो था वो ग्रीन कलर का हो गया था। और लीफ में दो प्रकार के आपको पैचेस दिख रहे हैं, ब्लूइश ब्लैक पैच दिख रहा है और येलो दिख रहा है। ब्लूइश ब्लैक पैच बताता है कि यहाँ पे स्टार्च था, और येलो एरियाज में स्टार्च नहीं था। ब्लूइश ब्लैक एरिया वही एरिया थे जो पहले ग्रीन थे, और नॉन ग्रीन एरिया जो थे वो पेल हो गए, यानी कि लाइट येलो या ऑलमोस्ट व्हाइट कलर के थे। So this experiment shows that only the green part of the leaf which contains chlorophyll produces starch as a product of photosynthesis. तो ये एक्सपेरिमेंट से ये अच्छी तरीके से प्रूव हो गया कि जो पत्ती का हरा पार्ट होता है, हरा हिस्सा होता है, उसी में क्लोरोफिल होता है और वहीं पे फोटोसिंथेसिस होता है और वहीं पे स्टार्च फॉर्म होता है। Therefore क्लोरोफिल एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए, राइट? नाउ गैस एक्सचेंज थ्रू स्टोमेटा। अब जैसे मैंने बताया था ना कि लीफ के अंदर कार्बन, जो फोटोसिंथेसिस में आपको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। अब पेड़ के अंदर, पौधे के अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एंटर करती है? पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं, जिसको स्टोमेटा कहते हैं। यही इन्हीं स्टोमेटा से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बाहर जाती है। उसी तरीके से ऑक्सीजन भी अंदर बाहर जानी होती है, मतलब जितना भी गैसेस एक्सचेंज होना होता है वो इन्हीं छोटे छोटे छेद यानी कि स्टोमेटा के थ्रू होता है। प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा, टाइनी पोर्स ऑन लीफ सर्फेसेस अलाउइंग फॉर गैस एक्सचेंज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में जितना भी जो गैस एक्सचेंज होता है वो इन्हीं छोटे छोटे पोर्स से होता है। इसी पोर्स को, इसी छेद को हम स्टोमेटा कहते हैं। छेद के दोनों तरफ ना ऐसे गार्ड सेल्स लगे रहते हैं। ये दिख रहा है आपको किडनी के शेप के या राजमा के शेप के दिख रहे हैं आपको? ये गार्ड सेल्स हैं। ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ये स्टोमेटा को गार्ड करते हैं, मतलब इस ओपनिंग को वो गार्ड करके रखते हैं। जब इसे खोलना होता है तो ये खोल देते हैं, जब बंद करना होता है तो इस तरीके से बंद कर देते हैं। दिस प्रोसेस ऑल्सो अकर इन स्टेम्स एंड रूट्स। इसी तरह के छोटे छोटे छेद आपके यंग स्टेम्स और यंग रूट्स में भी होते हैं, जो कि गैस के एक्सचेंज में हेल्प करता है। prevent water loss, stomata close when carbon dioxide is not needed. क्या होता है, अगर ये छेद हमेशा ओपन रहेंगे तो लगातार इसमें गैसेस एक्सचेंज तो होगा, साथ साथ में बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन प्लांट के अंदर जो पानी है वो भी उड़ता रहेगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्लांट में पानी की कमी आ सकती है। इस चीज को ना हो इसलिए क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता है, यानी कि स्पेशली रात के समय जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, मतलब क्योंकि सनलाइट नहीं होती है तो रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, उस वक्त क्या होता है कि जो ये जो पोर्स होते हैं ये क्लोज हो जाते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से बंद हो जाते हैं। और इन छेदों को बंद करने में कौन मदद करता है? जो इसके दोनों तरफ गार्ड सेल्स लगे हुए हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स आर कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल्स। स्टोमेटास को या पोर्स को खोलने और बंद करने में हेल्प करते हैं गार्ड सेल्स, which swell to open the stomata when water enters and shrink to close them. जब पानी इन गार्ड सेल्स के अंदर भरता है तो ये फूल जाते हैं, तो ये ओपनिंग हो जाती है, ओपन हो जाता है स्टोमेटा, ठीक है। जब इसमें पानी की कमी हो जाती है, यानी कि पानी इनमें से निकल जाता है, तो ये गार्ड सेल्स क्या होता है, श्रिंक हो जाते हैं, और जिसकी वजह से ये ओपनिंग को क्लोज कर देते हैं। तो स्वेल होकर और श्रिंक होकर ये स्टोमेटा को ओपन और क्लोज कर देते हैं, और इस तरीके से आपका मतलब जो दिन में आपका गैसेस एक्सचेंज होता है, जबकि रात में नहीं होता है, मतलब रात में आपके कार्बन डाइऑक्साइड एंटर नहीं करती है। नाउ एक दूसरी एक्टिविटी है, टेक टू हेल्दी पॉटेड प्लांट्स व्हिच आर नियरली द सेम साइज। दो एक सेम साइज के दो हेल्दी प्लांट्स लो, कीप देम इन अ डार्क रूम फॉर 3 डेज। इसको भी 3 दिन के लिए आप अंधेरे कमरे में रख दो, ताकि जितना भी स्टार्च वगैरह है वो सब खत्म हो जाए। नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन अ सेपरेट ग्लास प्लेट। अब आप दोनों प्लांट को एक अलग अलग एक कांच की प्लेट पे रख दो, इसको भी रख दिया, इसको भी हमने कांच की प्लेट के ऊपर रख दिया। Place a watch glass containing potassium hydroxide by the side of one of the plant. एक प्लांट के साइड में एक प्लेट रखो जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड इस वाले प्रोसेस में आएगी उसको ये एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेती है। आपने दो प्लांट लिए, दोनों प्लांट को 3 दिन के लिए आपने अंधेरे में रख दिया। अब दोनों प्लांट को आप उठा के ग्लास की प्लेट के ऊपर रखो। एक प्लांट के पास आप प्लेट रखो जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। इसका काम होगा कि अगर इसके पास सेटअप में कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड की गैस होगी वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, जबकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की गैस एज इट इज प्रेजेंट रहेगी। नाउ कवर बोथ द प्लांट्स विद सेपरेट बेल जार्स। दोनों प्लांट को बेल जार से कवर कर दो, जैसे ये इसमें कवर किया, इसको भी ढक दो दोनों को। Use Vaseline to seal the bottom of the jars to the glass plate so that the setup is airtight. नीचे आप यहाँ पे वैसलीन लगा दो ताकि तुम्हारा सेटअप एयर टाइट हो जाए, अपना अंदर की हवा बाहर जा सके, ना बाहर की हवा अंदर आ सके।
कीप द प्लांट्स इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 आवर्स। अब 2 घंटे के लिए दोनों प्लांट्स को आप धूप में रख दो। Pluck a leaf from each plant and check the presence of starch in the above activity. दोनों प्लांट से एक एक पत्ती निकालो, तोड़ो और दोनों को चेक करो कि स्टार्च प्लांट ए में, ए वाले सेटअप में प्रेजेंट है कि बी वाले सेटअप में प्रेजेंट हो। Do both the leaves show the presence of the same amount of starch? क्या दोनों पत्तियों में एक अमाउंट ऑफ स्टार्च है? नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि एक सेटअप में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, जबकि दूसरे सेटअप में कार्बन डाइऑक्साइड है। जिस सेटअप में कार्बन डाइऑक्साइड होगा उस सेटअप में आपको स्टार्च का प्रेजेंस ज्यादा दिखेगा। जिस सेटअप में स्टार्च कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा उस सेटअप में स्टार्च का प्रेजेंस आपको कम दिखेगा या नहीं दिखेगा। इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। जैसे हमने लास्ट एक्टिविटी में प्रूव किया कि फोटोसिंथेसिस इज नेसेसरी फॉर क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, उसी तरीके से इस एक्टिविटी में हमने प्रूव किया कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। Do both the leaves shows the presence of same amount of starch? Can you conclude from this activity? तो हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे कि नो बोथ द लीव्स डू नॉट शो द प्रेजेंस ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च। द लीफ ऑफ द प्लांट बी विदाउट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू ब्लैक, while the leaf of the plant A with potassium hydroxide remain pale और कलरलेस। जो प्लांट ए जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा था उसकी जो पत्तियां थी वो पेल थी, कलरलेस थी, जबकि जो हमारा जो प्लांट बी जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं था उसकी पत्तियां ब्लू ब्लैक हो गई। इसकी पत्तियां ब्लू ब्लैक हो गई, इससे ये पता चलता है कि इसने स्टार्च बनाया। और इसने स्टार्च क्यों बनाया? क्योंकि इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड थी, जबकि ए वाली के पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने पूरी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया था। This experiment demonstrates that the leaf of the plant B has synthesized starch through the process of photosynthesis, while the leaf of the plant A has not synthesized starch because it did not contain carbon dioxide. Right? So the carbon dioxide was absorbed by potassium hydroxide, preventing plant A photosynthesis. तो इससे ये पता चला कि प्लांट ए में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने सारी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ और उसकी पत्ती ने पेल और कलरलेस सोल्यूशन दिखाया आयोडीन के साथ, यानी कि स्टार्च प्रेजेंट नहीं रहा प्लांट ए में, जबकि प्लांट बी में कार्बन डाइऑक्साइड थी, जिसकी वजह से उसमें फोटोसिंथेसिस हुआ, स्टार्च बना और वो तुम्हारा आयोडीन में ब्लू ब्लैक कलर उसने शो किया। राइट? तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नेसेसरी इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा अदर एसेंशियल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑटोट्रॉप्स। भैया एक तो हमें पता चल गया भैया तुम्हें ऑटोट्रॉप्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए। इसके अलावा और क्या चाहिए ऑटोट्रॉप्स को? Autotrophs not only meet their energy requirement but also need raw materials to build their bodies. देखो जो प्लांट्स होते हैं या जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं उनको सिर्फ एनर्जी ही नहीं चाहिए होती है, उनको रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए। भाई प्लांट भी तो ग्रो करता है, प्लांट में भी तो वेयर टेयर होता है, तो उसको अपनी ग्रोथ और रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए और भी चीजें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अलावा। वो कहाँ से आता है? जैसे जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो प्लांट जमीन में लगते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर रूट से, है ना, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जब जो पानी एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम जो भी प्रेजेंट होता है वो भी पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है और वो पानी के साथ साथ पेड़ के अंदर पहुंच जाता है। और यही वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसका इस्तेमाल प्लांट करता है अपने और दूसरे फंक्शंस के लिए, यानी कि अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, अपनी बॉडी के रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अलावा प्लांट को नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम की जरूरत भी पड़ती है, जो कि उसको सॉइल से मिलती है और ये वाटर में डिसॉल्व होकर प्लांट की रूट्स द्वारा प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। Nitrogen vital for protein synthesis is taken up as inorganic nitrates and nitrites or organic compounds produced by bacteria from atmospheric nitrogen. नाइट्रोजन भी बहुत जरूरी होता है प्लांट के लिए ताकि प्लांट अपना प्रोटीन बना सके। ये नाइट्रोजन कैसे प्रेजेंट होता है? सॉइल में जितने भी नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स पाए जाते हैं, या बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है उस नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है बाय द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन, और फिर ये भी तुम्हारे पानी में घुल के फिर प्लांट के अंदर पहुंच जाती है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन भी प्लांट को जरूरी होता है प्लांट की प्रोटीन बनाने के लिए। तो आपने देखा कि प्लांट को सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की जरूरत नहीं है, उसको नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम की जरूरत है, जो कि ये सॉइल के द्वारा पहुंच जाती है।
तो ये तो हुआ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब दूसरा न्यूट्रिशन पढ़ रहा है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें सारे एनिमल्स और सारे नॉन ग्रीन प्लांट्स या आपके ये जो मतलब जितने भी एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं जो कि हेटरोट्रॉफ्स कहलाते हैं, क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं फॉर न्यूट्रिशन। तो जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उसको तीन ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। जो एनिमल होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन में, एनिमल क्या होता है सॉलिड फूड को एज इट इज बॉडी के अंदर ले लेता है, बॉडी के अंदर इसको ब्रेक डाउन करके सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करेगा। तो जितने भी अमीबा हुए या एनिमल्स हुए या हम लोग भी हुए, तो हम लोग क्या होंगे? होलोजोइक तो होते हैं कि सॉलिड फूड हम ले लेते हैं, फिर हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है जो इस खाने को डाइजेस्ट करता है और इसको एब्जॉर्ब और एसिमुलेट करता है ना। तो अमीबा का भी जो न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक कहलाता है, क्योंकि वो खाना जो मिल रहा है उसको एज इट इज वो बॉडी के अंदर पहले एनगल्फ कर लेगा, गुटक लेगा और फिर उसको वो अंदर प्रोसेस करता है। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है जी? ये वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो मरे और सड़े गले चीजों पे ये ऑर्गेनिज्म लग जाते हैं और फिर इसको इससे न्यूट्रिशन वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर, जैसे जितनी भी फफूंद हुई, जितने भी फंगाई हुए, वो तुम्हारे सेप्रोफाइट्स होते हैं। तो सड़ी गली चीजों में आप देखते हो ना, फफूंदी लग जाती है, वो फंगस होती है, फंगाई लग जाती है और वो इसी सड़ी गली चीजों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, इसलिए इनको सेप्रोफाइट्स कहते हैं, राइट। और इस प्रकार के न्यूट्रिशन को हम सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। नेक्स्ट है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? ये पैरासाइट जो होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के या तो अंदर रहते हैं या बॉडी के ऊपर रहते हैं और वहां से ये न्यूट्रिशन अपना ड्राइव करते हैं, है ना। पैरासाइट्स लिव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म होस्ट एंड ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। जिनकी बॉडी के ऊपर रहते हैं उनकी वो लोग कहलाते हैं होस्ट और ये कह रहे हैं पैरासाइट। इनका काम है उनकी बॉडी से डायरेक्टली न्यूट्रिशन लेना, ये अपना कुछ अपना तामझाम नहीं फैलाते हैं। जैसे मच्छर है, मच्छर भी एक पैरासाइट है, उसने क्या किया कि वो सीधे वहां ब्लड सक करता है और वो अपना न्यूट्रिशन ले लेता है। जैसे सपोज करो बालों में जुए हो जाते हैं तो लाइस जो होता है, तो वो लाइस क्या करते हैं, वो हमारे सर में रहता है, हेड में रहता है, वो हेड में हमारी स्किन में पियर्स करके हमारे ब्लड को सक करता है और डायरेक्टली वो अपना न्यूट्रिशन ब्लड से लेता है, ठीक है ना। वो खुद का खाना नहीं, वो फुली डाइजेस्टेड फूड को खा लेता है, राइट। तो ऐसे इसी प्रकार से प्लांट है, कसकटा है, जैसे जो अमर बेल होती है वो प्लांट में पूरी प्लांट में लिपट जाती है। तो अमर बेल है या कसकटा है वो एक प्रकार का क्या है? पैरासाइट है, क्योंकि वो जिस प्लांट पे लिपट लिपट जाती है वो बेल, वो उस प्लांट से प्लांट न्यूट्रिशन लेती है, राइट। तो कसकटा जो अमर बेल होती है वो देखने में व्हाइट होती है ना। फिर वो अपना न्यूट्रिशन क्या करती है? जो हरे पेड़ में वो लिपट गई है उससे उसका खाना वो डायरेक्टली ले लेती है। उसी तरह टिक्स यानी जो जानवरों में जो कीड़े हो जाते हैं ना, तो वो जानवरों का खून पीते हैं और उससे उनको न्यूट्रिशन मिलता है। उसी तरह की लीच जो होती है, जिसको हम हिंदी में गौच भी कहते हैं, जो चिपक जाती है और वो डायरेक्टली ब्लड सक करती है और अपना न्यूट्रिशन लेती है। तो कहने का मतलब है कि जो हीटोट्रोपिक ट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं उनको तीन ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन में। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन? इसी को कंटिन्यू किया है। द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म वेरी बेस्ड ऑन देयर फूड सोर्सेज एंड मेथड ऑफ एक्विजिशन। किस प्रकार का डाइजेस्टिव सिस्टम होगा ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये डिपेंड करता है कि उसका खाना कहाँ से आ रहा है और वो किस तरीके से उस खाने को एक्वायर कर रहा है, ले रहा है, यूज कर रहा है। जैसे कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि अमीबा, फूड इज एब्सॉर्ब्ड थ्रू एक्सटेंशन ऑफ द सेल कॉल्ड सूडोपोडिया व्हिच फॉर्म्स अ फूड वैक्यूल। एक्चुअली क्या होता है कि इस वाले उसमें दिखाया उन्होंने कि किस तरह से अमीबा न्यूट्रिशन लेता है। तो सपोज करो ये खाना पड़ा है और ये अमीबा है। अब अमीबा क्या करेगा अपनी बॉडी, इसका कुछ ये तो शेपलेस होता है, जहां खाना होता है ना वहां ये अपनी बॉडी से ऐसे इलोंगेट कर लेता है, यानी कि उसके आसपास उस खाने को घेरने लगेगा, यानी कि ये अपने सूडोपोडिया बना, सूडोपोडिया मतलब होता है फॉल्स लेग्स। तो ये फॉल्स लेग क्रिएट इसने कर लिया और इस तरीके से इसने पूरे खाने को घेर लिया। थोड़ी देर के बाद इसको पूरा कवर कर लेगा और खाने को अंदर ले लेगा। अब ये बन गया फूड वैक्यूल। फिर ये आसपास की वॉल डिसॉल्व हो जाएगी और ये खाना क्या हो जाएगा? इसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो देखा क्या किया इसने? जहाँ खाना पड़ा था वो खाना के पास ये गया और उसके चारों तरफ अपने से सूडोपोडिया बना लिए, फिर धीरे धीरे सूडोपोडिया से पूरा उसको कवर कर लिया खाने को और फिर वो फूड वैक्यूल कहलाएगा। फिर अंदर जाके इसके अंदर की जो वॉल होगी वो डिसॉल्व हो जाएंगे और खाना इसकी बॉडी के अंदर डायरेक्टली एंटर हो जाएगा। एक भी खाना बॉडी के अंदर डायरेक्टली एंटर हो जाएगा। अब इसका
जो डाइजेस्टिव सिस्टम वो एक्टिवेट हो जाएगा और इस खाने को पचा लेगा, और फिर जो भी जितना भी एक्सक्रीटरी मटेरियल होगा वो उसकी स्किन के द्वारा डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। तो अलग से इसके पास माउथ नहीं है, अलग से इसके पास एनस नहीं है। जहाँ खाना है वहीं उसे सूडोपोडिया बनाया, उसको पूरा कवर करके फूड वैक्यूल बनाया, खाने को अंदर लिया, उसे जो-जो चाहिए वो चीज़ उसने एब्ज़ॉर्ब करी, जो चीज़ नहीं चाहिए उसको बॉडी सरफेस से बाहर निकाल दिया। राइट। तो जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है वो सिंपल होता है, उनके लिए अलग से स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म वेरी बेस्ड ऑन देयर फूड सोर्सेज एंड मेथड्स ऑफ एक्विजिशन। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक amoeba, food is absorbed through extensions of the cell called pseudopodia, which form a food vacuole. Inside, complex substances are broken down into simpler ones that diffuse into the cytoplasm while undigested material is expelled. तो जो खाना पचा नहीं उसको बॉडी से बाहर निकाल देंगे। उसी तरीके से पैरामीशियम में क्या होता है, पैरामीशियम की पूरी बॉडी में सीलिया होता है ना। पैरामीशियम आपको पता नहीं कैसा होता है, स्लीपर के शेप का होता है एक तो पैरामीशियम, है ना। ऐसा आपका स्लीपर के शेप का बना रहता है, ठीक है। और उसकी पूरी बॉडी में क्या होता है, छोटे 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 ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, राइट। पूरी बॉडी हल्के हल्के से हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, इनको कहते हैं सीलिया, है ना। ये सीलिया क्या करते हैं, ये सीलिया से ये खाने को अपने पास लेता है। Another unicellular organism, food is taken at a specific spot with cilia helping to move it to that location. तो उसके पास एक ओपनिंग होती है जहां से खाना अंदर आ सकता है, तो सीलिया की मदद से वो खाने को खिसका के उस ओपनिंग के पास तक ले आते हैं और फिर इसको बॉडी के अंदर ले लेते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है, एक्चुअल में उसमें 5 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले इंजेशन, जिसको कहते हैं हम इनटेक ऑफ फूड, ठीक है। मतलब हमने मुंह से खाना अंदर खाया, मतलब हमने खाने को अपनी बॉडी के अंदर लिया, इसको इंजेशन कहते हैं। अब जब खाना मुंह के अंदर चला गया, फिर ये हमारे स्टमक के अंदर आया या मुंह के अंदर आया और डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो गया। डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो हमने कॉम्प्लेक्स फूड खाया है वो सिंपल वन में बदलना शुरू हो जाता है। जब वो सिंपल में बदल जाएगा, फिर थर्ड स्टेप आएगा, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है वो हमारा ब्लड में एब्जॉर्ब होगा। फिर फोर्थ स्टेप आता है एसिमिलेशन, यानी कि इस एब्जॉर्ब फूड में ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी रिलीज होगी और इस एनर्जी का इस्तेमाल होगा बॉडी की डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को करने में, डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने में इस एनर्जी का इस्तेमाल होगा। इसके बाद जो खाना हमारा अनडाइजेस्ट हो गया, अब वो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिन हो जाएगा, पॉइजन हो जाएगा। तो उस बॉडी के अनडाइजेस्टेड फूड को जब बॉडी से बाहर निकालते हैं, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं इजेशन। तो आपके पूरे न्यूट्रिशन में 5 स्टेप आते हैं। ये शुरू होता है इंजेशन से, खत्म होता है इजेशन से, बीच में आपका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन आता है। Different organisms utilize different nutritional processes as it depends upon the sources of carbon from where the food is taken. किसमें कौन कौन से स्टेप्स होंगे, ये डिपेंड करता है कि उसका कार्बन का सोर्स क्या है। जितना कॉम्प्लेक्स फूड उसने खाया होगा उसका डाइजेशन का प्रोसेस उतना कॉम्प्लेक्स होगा, और जितना सिंपल फूड उसने खाया होगा उसका डाइजेशन का प्रोसेस उतना सिंपल होगा। तो जाहिर सी बात है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं या जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है वो सिंपल होता है, जबकि जो तुम्हारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो न्यूट्रिशन या डाइजेशन प्रोसेस होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। हम डिस्कस करने वाले, यही हमारे चैप्टर का मेन पार्ट है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। आखिर ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे जाता है। हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग में जो एलिमेंट्री कैनाल है वो एक लंबा सा ट्यूब है जो माउथ से लेकर एनस तक फैला रहता है ना। ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। माउथ से लिया, फिर ईसोफेगस है, फिर स्टमक है, फिर स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन बन गई, स्मॉल इंटेस्टाइन से आपकी लार्ज इंटेस्टाइन बन गई, फिर रेक्टम से होते हुए एनस, एनस वो ओपनिंग होती है जहां से पॉटी बाहर आती है, ठीक है। पॉटी को हम इंग्लिश में फीकल मैटर कहते हैं, फीसस बोलते हैं, ठीक है। हम आम भाषा में इसको पॉटी कहते हैं। तो जिस ओपनिंग से पॉटी बाहर आती है उसको हम एनस बोलते हैं, है ना। यूरिन बाहर आने की ओपनिंग अलग होती है, पॉटी बाहर आने की ओपनिंग अलग होती है। तो जो पॉटी बाहर आती है जिस ओपनिंग से उसको हम एनस बोलते हैं। और ये शुरुआत तो हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल जो है वो मुंह से लेकर पूरा मतलब माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक पूरा ये एक्सटेंड होता है। The alimentary canal is a long tube extending from the mouth to the anus. इन फिगर 5.6 वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज डिफरेंट पार्ट्स, है ना। अलग अलग पार्ट हम दिख रहे हैं, माउथ है, इसको बकल कैविटी कहते हैं, टंग है, ये ईसोफेगस है, स्टमक आया, फिर आपका ये पैनक्रियास दिख रहा है, ये लिवर दिख रहा है, ये गॉल ब्लैडर दिख रहा है, ये बाइल डक्ट दिख रहा है, ये वाली जो लाइन है वो डायफ्राम दिखा रही है, ये स्टमक है, फिर तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये वाला आपका मोटा मोटा पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन है, और लास्ट में तुम्हारा एनस है, यहाँ पे साथ में अपेंडिक्स भी दिखा रहे हैं।
वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग हिस्से में अलग अलग फंक्शन परफॉर्म होता है। किस किस हिस्से में क्या क्या फंक्शन परफॉर्म होता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सीबीएसई के केस में हमको सिर्फ मेन फंक्शन ही ये देखना पड़ता है, बहुत डिटेल में तो नहीं इसको पढ़ते हैं, लेकिन जो मेन पार्ट्स होते हैं जैसे माउथ हुआ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, जो मेन फंक्शन होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। What happens to the food once it enters our body? खाने का क्या होता है जब एक बार खाना हमारे बॉडी के अंदर एंटर हुआ, फिर क्या होगा, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले उन्होंने एक एक्टिविटी दे दी है, उन्होंने बोला कि टेक 1 ml स्टार्च सोल्यूशन, जैसे 1% इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। मतलब तुमने एक टेस्ट ट्यूब ए और बी लिया, उसमें तुमने 1-1% स्टार्च डाल दिया पानी में, तो उसका वो 1% स्टार्च सोल्यूशन बन गया। Add 1 ml saliva to test tube A and leave both the test tube undisturbed for 20-30 minutes। टेस्ट ट्यूब ए में थोड़ा सा सलाइवा डाल दो, सलाइवा यानी थूक, आपके मुंह के अंदर जो थूक होता है उसको थोड़ा सा डाल दो, 1 ml डाल दो टेस्ट ट्यूब ए में, और टेस्ट ट्यूब बी में मत डालो, और दोनों टेस्ट ट्यूब को आप करीब आधा घंटे के लिए छोड़ दो। नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन टू द टेस्ट ट्यूब्स। अब दोनों टेस्ट ट्यूब में आप थोड़ा थोड़ा सा आयोडीन सॉल्यूशन डालो। अब आप ये देखो कि किस टेस्ट ट्यूब में कलर चेंज हो रहा है। What does this indicate about the presence of or absence of starch? तो जिसमें कलर चेंज हुआ वो बताएगा कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट था या एब्सेंट था। What does this tell us about the action of saliva on starch? इससे क्या पता चलता है कि सलाइवा का स्टार्च में क्या एक्शन है, तो हम देखते हैं इसको। हम देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब बी जिसमें आपने वी विल ऑब्जर्व कलर चेंज। हम देखेंगे टेस्ट ट्यूब बी जिसमें आपने सलाइवा नहीं डाला था, उसमें कलर चेंज हो गया। टेस्ट ट्यूब ए डज नॉट कंटेन स्टार्च while the test tube B contains starch। दो हमने दोनों टेस्ट ट्यूब में स्टार्च सॉल्यूशन लिया था, लेकिन हमने टेस्ट ट्यूब ए में थोड़ा सा सलाइवा डाल दिया था, यानी हमने अपने मुंह का थूक होता है वो हमने टेस्ट ट्यूब ए में डाल दिया था, लेकिन टेस्ट ट्यूब बी में नहीं डाला था, यानी कि टेस्ट ट्यूब बी में स्टार्च था। जब स्टार्च टेस्ट करोगे ना तो टेस्ट ट्यूब बी का कलर चेंज होगा, ए का नहीं होगा। With the addition of saliva in starch solution, the starch is converted into other products such as maltose sugar। क्या हुआ था जब तुमने टेस्ट ट्यूब ए में जब तुमने सलाइवा मिलाया तो उसके अंदर जो स्टार्च था वो माल्टोस शुगर में कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से जब हमने स्टार्च का टेस्ट किया तो टेस्ट ट्यूब ए में वो उसका टेस्ट शो नहीं हुआ और टेस्ट ट्यूब बी में उसका टेस्ट शो हुआ। इसका मतलब ये होता है कि जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है। हमारे जैसे हम खाना खाते हैं तो हमको वो थूक लार आती है ना, जिसको सलाइवा कहते हैं, तो सलाइवा के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो वहीं से खाने को पचाना शुरू कर देते हैं, और जब तक वो स्टमक में आता है, इंटेस्टाइन में आता है, तब तक काफी कुछ खाना पचने लगता है। ठीक है, इसे कहते हैं कि खाने को छोटे छोटे बाइट में तोड़ के खाओ, मतलब छोटे छोटे अच्छे से चबा के खाओ ताकि अच्छे से उसके अंदर सलाइवा मिल जाए, क्योंकि सलाइवा के अंदर एंजाइम्स होते हैं। जब अच्छे से चबा चबा के आप खाना खाते हो तो वो जो एंजाइम्स होते हैं वो खाने में अच्छी तरीके से मिलते हैं, बहुत सारी चीजें तो हमारा मुंह के अंदर ही डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, तो हमको इंडाइजेशन की शिकायत नहीं होती है। सबसे पहला स्टेप हम डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप इंजेशन। मैंने बताया था ना कि न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स होते हैं, पहला स्टेप है इंजेशन। इसमें क्या होता है, वी कंज्यूम वेरियस टाइप्स ऑफ फूड दैट पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक। हम अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं जो सेम डाइजेस्टिव ट्रैक से पास हो रहा है, मतलब माउथ से वो ईसोफेगस में आएगा, ईसोफेगस से वो स्टमक में आएगा, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनस से बाहर निकल जाएगा। है ना, आप कोई भी खाना खाओ, चाहे वेजिटेरियन खाओ चाहे नॉन वेजिटेरियन खाओ, वो उसी ट्रैक को से होता हुआ गुजरेगा। Process this food into small uniform particles. We crush it with our teeth and portion it with saliva, which is secreted by salivary glands. जब मुंह में खाना खाते हैं फिर हम उसको दांतों से चबा चबा के छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसे तोड़ देते हैं, और इस प्रोसेस में हमारे माउथ के अंदर जितना भी सलाइवा होता है या जितना लार होती है वो इस खाने में अच्छे से मिल जाती है, उसको मॉइस्ट कर देती है। और ये सलाइवा काय से बनता है, हमारे माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जिनका काम होता है सलाइवा बनाना। ठीक है, ये when we eat something we enjoy our mouth water signaling the presence of saliva। जैसे अगर कोई हमारी मनपसंद चीज हमारे सामने आ जाए तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, मुंह में पानी आना मतलब सलाइवा बना, मतलब सलाइवरी जो ग्लैंड्स होते हैं ना वो अच्छा खाने को देख के स्टिमुलेट हो जाते हैं और वो बहुत सारा लार यानी कि सलाइवा बना देते हैं, तो यही सलाइवा हमारे खाने में मिल जाता है। तो ये जो सलाइवा होता है इसके अंदर एक एंजाइम होता है जो कि सलाइवरी अमाइलेज के नाम से जाना जाता है। क्या होता है, कौन सा एंजाइम होता है इसके अंदर, अमाइलेज। ये अमाइलेज क्या करता है, इस खाने में जितना भी स्टार्च होता है उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो फंक्शन अमाइलेज इज टू कन्वर्ट स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स। As we chew, the food is thoroughly mixed with saliva and moved around the mouth by the tongue। जब हम खाना अच्छे से चबा रहे होते हैं
कि जीभ की मदद से सलाइवा अच्छी तरीके से पूरे खाने में मिल जाता है। जब सलाइवा मिल जाता है तो जितना वो जो एंजाइम एमाइलेज है वो अच्छे से उस खाने में मिल जाएगा और स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देगा। अब सेकंड स्टेप आता है न्यूट्रिशन का, डाइजेशन। अब डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। फूड नीड्स टू मूव स्मूथली अलोंग द डाइजेस्टिव ट्रैक फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग प्रोसेसिंग। अच्छे से खाना प्रोसेस हो इसलिए मुंह से खाना आपके डाइजेस्टिव ट्रैक के दूसरे हिस्से में आएगा, यानी कि ईसोफेगस से होता हुआ वो स्टमक में आएगा। मसल्स इन द कैनल कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली पुश फूड फॉरवर्ड थ्रू द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब देखो, खाने को नीचे करने के लिए कोई अलग से ऑर्गन तो होता नहीं, तो हमारे जो जो मसल्स होती हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल की, वो लगातार यूं कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ऐसे रिदम में होती रहती हैं। इस मूवमेंट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। और इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से खाना तुम्हारे ऊपर से नीचे धीरे धीरे करके खिसकता जाता है, सरकता जाता है। ठीक है, तो पूछेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल में कौन सा मूवमेंट होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जो कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है एलिमेंट्री कैनाल का, जिससे तुम्हारा खाना माउथ से ईसोफेगस में आता है, ईसोफेगस से स्टमक में आता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। Food travels from the mouth to the stomach via esophagus, where the stomach expands and its muscular wall mix the food with digestive juices. तो तुम्हारा खाना मुंह से होता हुआ मुंह से ईसोफेगस के द्वारा स्टमक में आ जाएगा। स्टमक क्या होता है, लगातार ना ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता रहता है। ठीक है, अब स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करते हैं। मुंह के अंदर तो तुम्हारा सलाइवा था, सलाइवा अमाइलेज था। जब तुमने खाना अच्छे से चबाया और लार बनी तो उसके अंदर जो अमाइलेज था वो खाने में अच्छे से मिक्स हो जाता है और जितना भी कॉम्प्लेक्स स्टार्च होता है उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। खाना तुम्हारा मुंह से ईसोफेगस के द्वारा स्टमक में आ गया। अब स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, वो डाइजेस्टिव जूसेस बना रहे हैं, यानी गैस्ट्रिक जूसेस बनाते हैं और ये भी खाने में अच्छी तरीके से मिल जाते हैं। मेन करके गैस्ट्रिक जूसेस में HCl होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिसकी वजह से स्टमक में जो खाने का जो जो मीडियम होता है वो एसिडिक हो जाता है ना। और क्या करता है, इस HCl के दो काम होते हैं। एक तो वो खाना पचाने में भी मदद करता है, साथ में अगर हमारे खाने में कोई भी जर्म्स आ जाते हैं, कोई भी कीटाणु आ जाते हैं, तो वो भी उसमें इस HCl की वजह से किल हो जाते हैं और हमको डिजीज नहीं होती है। Now, the digestive process in the stomach is managed by the gastric glands located in the stomach wall. अब stomach wall के अंदर जो gastric glands है, वो gastric juices को secrete करेंगे और ये खाने में अच्छे से मिल जाएगा। ये ग्लैंड्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रिलीज करते हैं जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। दो, सलाइवा के अंदर अमाइलेज प्रेजेंट था जो कि स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। उसी तरीके से स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं और जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसके पास जो एंजाइम होता है वो कहलाता है पेप्सिन। और जितना भी एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर एक म्यूकस की लेयर होती है। म्यूकस की लेयर से क्या होता है, हमारे बॉडी, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें किसी भी तरीके का एसिड का इफेक्ट डायरेक्टली नहीं पड़ता है और हमारी एलिमेंट्री कैनाल डैमेज होने से बच जाती है, क्योंकि तो आपको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर अंदर से उसमें म्यूकस की लाइनिंग नहीं होगी तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो स्टमक की वॉल में या इंटेस्टाइन की वॉल में छेद कर देगा। बहुत से लोगों को उनके एलिमेंट्री कैनाल में अल्सर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी म्यूकस की जो लाइनिंग होती है वो खराब हो जाती है, जिसकी वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का असर उनकी इंटेस्टाइन में या उनकी जो जो लाइनिंग होती है स्टमक की और इंटेस्टाइन की, उसमें उसका असर देखने को पड़ता है। तो हमने ये कहा कि जो स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करेंगे, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बनता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसमें एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम यानी कि पेप्सिन बनता है और पूरे का पूरे एलिमेंट्री कैनाल अंदर से म्यूकस से लाइन रहती है। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक एनवायरनमेंट दैट फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से जो ये जो पेप्सिन एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाता है और अब ये प्रोटीन में प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा और अमीनो एसिड में बदल देगा। What other function do you think the acid serve? और दूसरा फंक्शन एसिड का क्या होता है कि जितने भी जर्म्स आ जाते हैं उनको किल करने में मदद करता है। The mucus protects the inner lining of the stomach from the corrosive effect of the acid under normal condition. Normal condition में जो भी corrosive effect होता है stomach में, जो acid बनने की वजह से जो corrosive effect हो सकता है उससे stomach को क्या बचाता है, जो इसके अंदर mucus की lining होती है। तो हर चीज पूछी जाएगी कि भाई alimentary canal के अंदर mucus की lining क्यों होती है, तो आपको बताना पड़ेगा कि mucus की lining इसलिए होती है ताकि acid का जो corrosive effect है वो उसके अंदर ना हो सके और हमारी जो alimentary canal है वो damage होने से बच जाए।
दूसरा ये वो पूछेंगे कि HCl का प्रेजेंस क्यों होता है। HCl का प्रेजेंस दो वजह से होता है, एक तो जो जर्म्स वम्स जो आ गए हैं वो किल हो जाए, और दूसरा HCl जो है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो हमारा पेप्सिन एंजाइम जो गैस्ट्रिक जूस में होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, और इस पेप्सिन एंजाइम की मदद से प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद मिलती है। Many adults often complain about experiencing acidity. Could this be related to what we have discussed above? कुछ लोग कहते हैं ना मैं एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी हो रही है, तो उसका मतलब क्या होता है? क्या होता है जब आप बहुत ज्यादा तीखा और मसालेदार खाना खाते हो तो अब आपके स्टमक में जरूर से ज्यादा HCl प्रोड्यूस हो जाता है। जब HCl की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो आपको वो ब्लोटिंग होती है और आपको खट्टी डकारें आने शुरू हो जाती हैं, इसी को हम एसिडिटी कहते हैं। तब इसी एसिडिटी को एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटासिड पी लेते हैं, यानी कि जैसे तुमने जेलुसिल पी लिया या डाइजीन पी लिया तो इसको न्यूट्रलाइज कर देगा वो, और वो एसिडिटी का असर चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आया आपका एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होगा, the sphincter muscle regulates the release of food from the stomach into the small intestine। अब देखो माउथ से आपका खाना ईसोफेगस द्वारा स्टमक में आया, और स्टमक में HCl से मिला, गैस्ट्रिक जूसेस से मिला। तुम्हारा क्या होगा, स्टमक के पास एक छोटी सी स्टमक की ओपनिंग के पास एक स्पिंस्टर मसल होती है, एक सर्कुलर मसल होती है, वो ऐसे ओपन हो जाती है। ओपन जब हो जाती है तो जब स्टमक में खाना पूरा अच्छी तरह डाइजेस्ट हो जाता है तो अब स्टमक से खाना मूव होके कहाँ आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। आपके एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन ही होता है। नाम इसका स्मॉल है, जबकि ये लेंथ में सबसे लंबी होती है। इसको स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका जो डायमीटर होता है वो कम होता है, देखने में पतली दुबली सी होती है, छोटी सी नैरो सी होती है, लेकिन अगर उसको तुम पूरा खोल के करोगे ना तो सबसे लंबी होती है, लंबा हिस्सा होता है एलिमेंट्री कैनाल का। ये कहना मतलब ये कि माउथ से ईसोफेगस में आया, ईसोफेगस से स्टमक में आया, अब स्टमक की स्पिंस्टर मसल खुलेंगी और खाना आपका स्टमक से कहाँ आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब आपका जो लेंथ होती है स्टमक एलिमेंट की स्मॉल इंटेस्टाइन की, ये वेरी करती है, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि आप हर्बीवोर हो या कार्निवोर हो। हर्बीवोर्स की जो इंटेस्टाइन होती है वो लॉन्ग होती है, क्योंकि सेल्यूलोज को जो ग्रास में सेल्यूलोज पाया होता है वो डाइजेस्ट करने में ज्यादा टाइम लगता है। जबकि जो कार्निवोर्स होते हैं यानी कि टाइगर्स हुए या हम लोग भी हुए, हमारी इंटेस्टाइन शॉर्ट होती है कंपैरेटिवली, क्योंकि मीट को पचाना ज्यादा आसान होता है बजाय कि सेल्यूलोज को पचाने से। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज एसिमिलेशन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेयर कार्बोहाइड्रेट। अब देखो माउथ में तो हुआ स्टार्च का डाइजेशन, स्टमक में आपने देखा कि आपका प्रोटीन हुआ, लेकिन जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो बाकी बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों के तीनों डाइजेस्ट होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आता है तो लिवर और पेनक्रियास से जो सीक्रेशन निकलता है वो आके स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल जाता है। पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूसेस बनाते हैं और लिवर के अपने बाइल जूस बने, जो कि आके स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके फूड के साथ मिक्स हो जाते हैं। और ये इन जूसेस के अंदर भी और एंजाइम्स होते हैं जो कि फर्दर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को पचाने में मदद करते हैं। फूड फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक। आपको पता है कि स्टमक में जो फूड था वो एसिडिक था क्योंकि HCl बन रहा था। जब पेनक्रियास से जो पेनक्रियास के एंजाइम्स अच्छे से इस पर वर्क कर रहे हैं, इसके लिए इस एसिडिक फूड को, एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज होना बहुत जरूरी है। तो लिवर क्या करता है, लिवर बाइल जूस बनाता है जो कि इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है ना, और जिसकी वजह से पेनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं, और बाइल जूस की मदद से आप फैट्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स तोड़ने में मदद मिलती है। इसको कहते हैं इमल्सिफाइंग द फैट। Bile juice from the liver plays a key role in the process and helps emulsify fats, यानी कि फैट के बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है। फैट इन द इंटेस्टाइन एग्जिस्ट एज लार्ज ग्लोब्यूल्स मेकिंग डिफिकल्ट फॉर एंजाइम्स टू ब्रेक देम डाउन। जैसे मैंने बोला ना कि तुम्हारे इंटेस्टाइन में जो फैट है बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में है, तो उसको ब्रेक डाउन करना बहुत जरूरी होता है। तो बाइल सॉल्ट क्या क्या करता है, या बाइल जूस जो होते हैं वो ग्लोब्यूल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से इसमें एंजाइम्स फिर अच्छे से वर्क करते हैं। पेनक्रियास जो पेनक्रियाटिक जूस बनाता है उसके अंदर ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम होता है जो फर्दर प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, और जो लाइपेज नाम का इसमें एंजाइम होता है वो फैट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। यानी कि पेनक्रियाटिक जूस में दो प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है, और लाइपेज हेल्प करता है फैट को छोटे उसमें ब्रेक डाउन करने में। इंटेस्टाइनल वॉल्स आल्सो सीक्रेट। इसके अलावा इंटेस्टाइन की वॉल से भी इंटेस्टाइनल जूस निकलता है जो कि प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है,
कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज कन्वर्ट कर देता है और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया। तो देखो कॉम्प्लेक्स फूड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये कॉम्प्लेक्स फूड कहलाए और इनके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी कि प्रोटीन तुम्हारा अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो गया, कार्बोहाइड्रेट तुम्हारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया और फैट तुम्हारा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया, राइट। Now, assimilation and digestion. Digested food is taken up by the wall of intestine. अब पूरी तरीके से जितना भी खाना पचना था वो डाइजेस्ट हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि पूरे इंटेस्टाइन में क्या होता है, आपके ब्लड वेसल्स फैली रहती हैं। The inner the small intestine has numerous finger-like projection called villi, which increases the surface area of the absorption. Small intestine में अंदर की तरफ finger-like projections होते हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे ऐसे वो निकलेंगे, उसको विलाई कहते हैं। विलाई क्या करता है, विलाई का काम होता है एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देना। विलाई के चारों तरफ क्या होता है, ब्लड वेसल से जाल बिछा रहता है। ये ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, जो पचा हुआ जो एब्जॉर्ब फूड जो खाना है जो डाइजेस्ट हो गया उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है वो इन ब्लड वेसल्स के ब्लड में आके एब्जॉर्ब हो जाता है। अब जब ये ब्लड जो होता है पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है तो इस एब्जॉर्ब फूड को हर सेल तक, बॉडी के हर सेल तक पहुंचा देता है। हर सेल में जाने के बाद ये जो एब्जॉर्ब फूड है ये ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी रिलीज कर देता है और हमारे नए टिश्यूज बनने में और ओल्ड टिश्यूज को रिपेयर करने में ये एनर्जी का इस्तेमाल होता है। जितना भी जो खाना डाइजेस्ट हो गया वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया और ब्लड में एब्जॉर्ब होके वो ऑक्सीडाइज होके उसकी एनर्जी रिलीज हो गई। लेकिन जो खाना अनएब्जॉर्ब रहा, मतलब जो खाना भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाया वापस, उसका क्या, वो अनएब्जॉर्ब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ आता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जब लार्ज इंटेस्टाइन में ये अनएब्जॉर्ब फूड आता है तो लार्ज इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती है इस अनएब्जॉर्ब फूड में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होता है या जो कुछ और काम की चीजें रहती है उसको लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है। बाकी जो सेमी सॉलिड रूप में अनडाइजेस्टेड फूड बचा वो हमारी बॉडी से एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है, इसको पीजेशन कहते हैं। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय द एनस। तुम्हारे लार्ज इंटेस्टाइन में जितना भी एक्स्ट्रा पानी है या एक्स्ट्रा दो चार चीज काम की है वो रीअब्सॉर्ब हो जाएंगी लार्ज इंटेस्टाइन में। बाकी जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है जिसकी बॉडी की जरूरत नहीं है वो सेमी सॉलिड के फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकल आती है एनस के द्वारा। आपको पता है एनस की जो ओपनिंग होती है उसके चारों तरफ एक सर्कुलर मसल लगी रहती है, उसको हम एनल स्फिंक्टर कहते हैं। तो जब हमारा जब एनस फुल हो जाता है और हमको इंडिकेशन मिलता है कि नहीं हमको पॉटी आ रही है, तब क्या होती है, ये जो मसल होती है रिलैक्स होती है और हमारी बॉडी से जो फीकल मैटर होता है वो बाहर हो जाता है। हम नॉर्मल भाषा में जो फीकल मैटर होता है उसको पॉटी बोलते हैं, वैसे वो फीकल मैटर कहलाता है बायोलॉजिकल टर्म में। तो आप आंसर में जब लिखोगे तो वर्ड फीकल मैटर इस्तेमाल करोगे, फीसेस या फीकल मैटर हम उसको बोलते हैं, FAECAL, है ना। तो द एग्जिट ऑफ द सेम वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर। तो ये छोटी छोटी पूछ लेते हैं कि कौन सी मसल इसको रेगुलेट करती है एग्जिट को, तो आप लिख देना एनल स्फिंक्टर। तो ये था पूरा डाइजेशन का प्रोसेस। तो हमने देख लिया पूरे, अगर स्टेप को अगर हम रिवाइज करें तो माउथ में क्या हुआ, हमने खाना लिया, इनटेक ऑफ होल फूड हुआ, फिर हमने टीथ से उसको चबाया, अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में चू और ग्राइंड कर दिया फूड को। टंग से क्या हुआ, हमारा खाना अच्छे से रोल हुआ, हमें इसको खाने का टेस्ट आया और हम उसको खाने को सॉलो करने में, पुश करने में भी मदद मिलती है ना, गुटकते जब हम हैं टंग की सहायता से हमारा खाना रोल होता है, टेस्ट को आता है और हम खाने को गुटक पाते हैं। जब हमने खाने को अंदर ले लिया, उसी साथ साथ माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं जिससे सलाइवा निकलता है और म्यूकस निकलता है। ये खाने में जितना भी स्टार्च होता है वो सलाइवरी माइलेज उस स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। अब खाना तुम्हारा मुंह से काय में गया, नेक्स्ट स्टेप ईसोफेगस से गया। ईसोफेगस एक प्रकार का पाइप होता है जो कि मुंह को स्टमक से जोड़ता है। इसमें ये लगातार पाइप में रिदमिक कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। खाना हमारा धीरे धीरे सरक सरक के मुंह से पेट की तरफ आ जाता है ईसोफेगस द्वारा। अब खाना ईसोफेगस से काय में आया, स्टमक में आया। स्टमक में थे गैस्ट्रिक ग्लैंड ने सीक्रेट किया गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में थी तीन चीजें, पेप्सिन थी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड थी और म्यूकस थी। पेप्सिन हेल्प करता है प्रोटीन के ब्रेकडाउन में। HCl क्या करता है, खाने का मीडियम एसिडिक कर देता है ताकि पेप्सिन अच्छे से काम कर सके और साथ में जितने भी कीटाणु है वो उसको नष्ट कर सके।
उसके अलावा हमारे स्टमक की जो लाइनिंग होती है, इसोफेगस की जो लाइनिंग होती है, या हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है, वो अंदर से म्यूकस से कवर रहती है, ताकि इस एसिड का असर उसके अंदर ना पड़े और उसमें किसी भी प्रकार का कोई अल्सर या घाव नहीं हो। अब जब खाना तुम्हारा यहाँ पे सेमी डाइजेस्ट हो गया, तब खाना तुम्हारा स्टमक से काय में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका जो आपके खाने के अंदर जितना भी कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, वो डाइजेस्ट हो जाएगा, है ना। तो कंप्लीट डाइजेशन आपका कहाँ हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर काय में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज। फैट्स कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। प्रोटीन कन्वर्ट हो जाते हैं अमीनो एसिड में। अब खाने के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको कहते हैं विलाय। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसको कहते हैं विलाय। विलाय क्या करता है, जो खाना आपका एब्जॉर्ब, जो डाइजेस्ट हो गया है, इसको हम एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि विलाय के चारों तरफ ब्लड वेसल्स फैले रहते हैं, और ये ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, इस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, और ये एब्जॉर्ब फूड को हर सेल पहुंचा देता है, जहां वो एनर्जी रिलीज करके अपना ग्रोथ करते हैं, अपना रिपेयर एंड वियर एंड टेयर को रिपेयर करते हैं, और अपनी उस चीज को मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है। तो आपने माउथ के अंदर टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड ने किया, माउथ के बाद नेक्स्ट ईसोफेगस गया, ईसोफेगस स्टमक में गया, स्टमक से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। अब खाना तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप, यानी कि अभी भी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको दो ग्लैंड से सीक्रेशन मिलेंगे। एक तो लिवर बाइल जूस बनाएगा, बाइल जूस क्या करेगा, मीडियम को एसिड से न्यूट्रलाइज कर देगा, क्योंकि बाइल जूस जो होता है वो अल्कलाइन होता है। जो खाना स्टमक से आया वो एसिडिक था, बाइल जूस के साथ मिलकर वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स है, वो छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि फैट को इमल्सिफाई कर देगा। साथ में पेनक्रियास का जूस भी आके इसमें मिल गया है खाने में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसको पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं। पेनक्रियाटिक जूस में दो प्रकार के एंजाइम्स थे, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करेगा, जो कि आगे चल के अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो लाइपेज क्या करेगा, फैट्स को लिपिड्स में कन्वर्ट करेगा, और वो आगे चल के फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब क्या होगा, आपका लार्ज इंटेस्टाइन में जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। इस अनडाइजेस्टेड फूड से जितना भी एक्सेस वाटर है, वो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेगी, और बाकी जितना भी तुम्हारा वेस्ट मटेरियल है, वो आपकी बॉडी से एनएस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। इस तरीके से आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है। ठीक है। तो इसको हमने एक नट शेल में एक टेबल बनाया है, इसमें हमने बताया है कि सलाइवरी ग्लैंड में कौन सा एंजाइम होता है, वो स्टार्च को जैसे हमने देखा कि सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवरी एमाइलेज होता है, जिसमें टाइलिन नाम का एंजाइम होता है, जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में दो एंजाइम्स होते हैं, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है, और रेनिन बच्चों में पाया जाता है, जो कि मिल्क प्रोटीन या केसिनोजिन को कर्डल करता है, मतलब दही सा बना देता है, केसिन प्रोटीन में वर्क करता है। फिर पेनक्रियास में पेनक्रियाटिक अमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन तुम्हारा प्रोटीन एंड पेप्टोन्स को पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। क्रीमोट्रिप्सिन और पैनक्रियाटिक जूस आपके प्रोटीन को, क्रीमोट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड, ट्राई एंड डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है, जबकि जो पैनक्रियाटिक लाइपेज है, वो फैट को इमल्सिफाई करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। फिर इंटेस्टाइन में जो ग्लैंड्स पाए जाते हैं, उसमें 4 प्रकार के एंजाइम हैं, माल्टेज, लैक्टेज, सक्रेज और लाइपेज। माल्टेज माल्टोज में एक्ट करता है, और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, जबकि लैक्टेज लैक्टोज में एक्ट करके ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल देता है। सक्रोज सक्रोज में एक्ट करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है, और लाइपेज फैट्स में काम करता है, और उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये कंप्लीट आपका डाइजेस्टिव एंजाइम है। हालांकि इतना डिटेल में हम आईसीएससी में पढ़ते हैं, सीबीएसई में इतना डिटेल में नहीं है, फिर भी मैंने आपकी थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए चार्ट इसमें इंक्लूड किया है, ताकि आपको एकदम अच्छे से पता चल जाए कि कौन सा एंजाइम किस सब्सटेंस पे लगता है, किस न्यूट्रिएंट पे लगता है, और डाइजेस्ट होने के बाद वो किस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, क्योंकि इसमें आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। ऑलराइट। अब इसमें एक और चीज दी है, एक छोटा सा बॉक्स था, डेंटल कैरीज, यानी कि हमारा दांत खराब हो जाता है, दांत सड़ जाता है। एक्चुअली वो क्या होता है, डेंटल कैरीज और टूथ टिके कॉजेस ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ इनेमल एंड डेंटाइन। धीरे धीरे हमारे दांत के ऊपर जो एक परत लगी रहती है, इसको इनेमल कहते हैं, और उसके अंदर की जो लेयर होती है, डेंटाइन होती है, वो धीरे धीरे सड़ने लगती है। इट बिगिंस व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर प्रोड्यूस एसिड्स एंड दैट सॉफ्टन्स और डीमिनरलाइजेस द एनिमल। क्या होता है, हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया होते हैं,
वो कब बनते हैं, जैसे हमने खाना खाया और कुल्ला नहीं किया तो हमारे मुंह के अंदर खाने के जो कुछ पार्टिकल्स वो रह जाते हैं, वो खाना सड़ने लगता है, उसके ऊपर बैक्टीरिया लग जाते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करता है, हमारे जो दांतों के ऊपर जो कवरिंग है इनेमल और डेंटाइन, इसको गलाने लगता है, इस पे एसिड का असर करता है और ये सड़ने लगता है। bacterial cells together with food particles stick to the tooth to form dental plaque। और ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, फूड पार्टिकल्स पे चिपक जाते हैं और ये हमारे दांतों में चिपक जाते हैं और हमारे दांतों में प्लाक, मतलब ना पीले पीले से दांत हो जाते हैं, उसमें ब्राउन ब्राउन से स्टेन्स आ जाते हैं, उसको प्लाक कहते हैं और बदबू भी आने लगती है मुंह से। Saliva cannot reach the tooth surfaces to neutralize the acid as plaque covers the teeth। फिर क्या होता है, पूरे दांतों में प्लाक की कवरिंग लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सलाइवा वहां पर नहीं पहुंच पाता है और धीरे धीरे हमारा जो दांत होता है वो सड़ने लगता है। ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग मूव्स द प्लाक बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड। इसलिए हमको दांतों को ब्रश करना बहुत जरूरी है। जब हम ब्रश करते हैं तो हमारे दांतों में जितना भी प्लाक या फूड मटेरियल है लेफ्ट ओवर, वो हट जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया नहीं लगते और प्लाक फॉर्म नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारा दांत नहीं सड़ता है। लेकिन अगर आपने अच्छे से ब्रश नहीं किया है तो कहीं ना कहीं आपका खाना अटक जाता है और उसमें बैक्टीरिया लग जाता है और धीरे धीरे प्लाक लग जाता है और जिससे हमारे दांतों में कैविटी हो जाती है। If untreated, microorganisms may invade the pulp, causing inflammation and infection। अगर आपने इसको समय रहते ठीक नहीं किया तो आपका जो दांत है वो अंदर से उसमें कैविटी हो जाएगी, उसमें सूजन आ जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा, दांत में दर्द भी होगा, आपके मसूड़ों में सूजन में आ जाएगी, ब्लीडिंग भी हो जाएगा और आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, या तो रूट कैनल करना पड़ेगा या आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए रोज रात में या जब भी खाना खाते हैं अच्छे से कुल्ला करो, ब्रश करो, ताकि आपका खाना आपके मुंह में फंसा ना रह जाए। राइट, तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। ये न्यूट्रिशन का टॉपिक हमने अच्छी तरह से कवर कर लिया है। अब इसको आप अच्छे से डिटेल्स में एक बार बुक से पढ़ के इसको रिवाइज कर लो। कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके वो डाउट मुझसे पूछिए, तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू।